इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के आधार पर। तो आइए समझते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1, द स्केलेटन इक्वेशन इज, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस नहीं है तो उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, पहले उसको लिखेंगे। तो देखिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ है तो बना है, देखिए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, बस इस बात को ख्याल रखना है क्योंकि ये स्केलेटन इक्वेशन है। ये पहला स्टेप आपका क्या होता है, पहला स्टेप में आपको स्केलेटन इक्वेशन को लिखना होता है। अब आइए स्टेप नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन में जितने भी एटम्स हैं उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ देखिए ये कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो इसलिए जिंक के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो यहाँ क्लोरीन का -1 हो गया और हाइड्रोजन का +1 हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कंप्लीट कंपाउंड के लिए 0 होता है जोड़ के सभी ऑक्सीडेशन नंबर का। तो यहाँ देखिए अगर क्लोरीन में -1 है तो हाइड्रोजन में +1 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिंक क्लोराइड में क्लोरीन का कितना होता है -1, मगर नीचे 2 है तो गुना होके हो गया -2 दो एटम के लिए। तो यहाँ जिंक के लिए तब कितना होगा +2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो होगा वो 0 होगा। तो दूसरा स्टेप समझ गए। दूसरा स्टेप में क्या करना था, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जितने भी एटम्स आए हुए हैं। अब आइए स्टेप नंबर 3 में बात करते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to +2। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है जिंक का। देखिए जिंक का देखिए यहाँ से यहाँ देखिए बढ़ रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 0 से बढ़ के कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जिंक का बढ़ रहा है, 0 से +2 हो रहा है। while that of hydrogen has decreased from +1 to 0। यहाँ देखिए जिंक का भले बढ़ रहा है पर यहाँ देखिए हाइड्रोजन का घट रहा है, 1 से घट के हो गया 0 और जिंक का बढ़ रहा था 0 से 2। However, the oxidation number of chlorine remains the same on both sides of the equation। अगर आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ देखिए तो क्लोरीन में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों तरफ देखिए -1 है, ठीक है। Therefore, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल जो HCl यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए रिडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो HCl जो है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तीसरा स्टेप में हमें यही देखना था कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये चीज़ पहले यहाँ पर नोटिस करना है। और दूसरी बात ये भी देखना कि बढ़ कितना रहा है, किस में बढ़ रहा है, किस में कितना घट रहा है। यह स्टेप 3 का काम है। अब बात करते हैं स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 में देखिए द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कैन बी इंडिकेटेड एज। यहाँ पर प्रत्येक एटम में कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है इसको दर्शाना है। तो देखिए पर 0 से बढ़ के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड बाय 2 पर एटम, यानी कि हर एक एटम, मतलब एक एटम में कितना बढ़ रहा है, एक एटम में वृद्धि हो रहा है 2 का। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है पर एटम में 2।
पर यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है 1, देखिए 0 1 से हो गया 0 यानी 1 घट गया पर एटम। तो यहां पर एटम में कितना बढ़ा 2, यहां पर एटम में कितना घटा 1। बराबर बैलेंस तो नहीं है, यहां पर देखिए बढ़ रहा है 2, यहां घट रहा है 1। मगर हमें सबसे पहले स्टेप 4 में क्या देखना था, स्टेप 4 में यही देखना है कि पर एटम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 में, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 पर एटम कैन बी बैलेंस। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो 2 बढ़ रहा है पर एटम में और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 1 पर एटम में, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है बैलेंस करना। तो यहां पर देखिए जिंक एटम को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, क्योंकि हमको यहाँ देखिए 2 है यहां पर, यहाँ 1, तो एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो उसी से बैलेंस होगा। यानी कि इसको तब मल्टीप्लाई करना होगा 1 से और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो वही चीज यहां पर किया है, देखिए जिंक एटम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको 1 से गुना करेंगे जिंक एटम्स को, और उसके बाद NaCl बाई 2 और HCl को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। HCl को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 एटम है, तो यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर करेंगे, HCl में करेंगे 2 से गुना। कॉन्सिक्वेंटली द इक्वेशन विल बी, जो हम लोग के सामने जो इक्वेशन मिलेगा वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई करने बोला था, तो यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, इसलिए 1 से है। तो यहाँ पर देखिए जिंक में तो 1 दे दिया गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से गुना कर दिया गया है। अब स्टेप 6 में देखिए, बैलेंस ऑल अदर एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद और भी जो दूसरे एटम्स है उसको बैलेंस करना है। दूसरे एटम अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस कीजिए, बाय चांस दे आर इक्वल, परंतु यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ जैसे 2 दिए, देखिए क्लोरीन मेरा बैलेंस हो चुका है। ये अलग बात है कि इसमें हो गया, कि तो हर बार ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज इक्वेट देम, ये पे लिखा है कि नहीं तो आपको करना पड़ता है। हैंड्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है यहाँ पर।